कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्रहों को डिस्कस किया था और तत्वों को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस घर में, कौन से भाव में, किस हाउस में कौन से ग्रह बली कंडीशन में होते हैं, कौन से ग्रह नीच कंडीशन में होते हैं, कौन से ग्रह उच्च की कंडीशन में होते हैं, मतलब हाई एफिशिएंसी की कंडीशन में। ये सभी आज हम डिस्कस करेंगे कि कुंडली के 12 भावों में कौन से ग्रह बली होते हैं। आपको हमने कल बताया था कि यहाँ मेष राशि, कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि पड़ती है, यहाँ वृषभ राशि पड़ती है, यहाँ पर कर्क राशि पड़ती है 4 नंबर की राशि, और यहाँ पर सिंह राशि पड़ती है 5 नंबर की राशि, यहाँ कन्या पड़ती है, और यहाँ तुला पड़ती है, यहाँ वृश्चिक पड़ती है, और यहाँ पर धनु पड़ती है 9 नंबर की राशि, और यहाँ पर मकर 10 नंबर की राशि, और यहाँ पर 11 कुंभ नाम की राशि, और यहाँ पर 12 मीन नाम की राशि। ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये नंबर सदैव यहीं रहेंगे, परंतु हम सबकी, आपकी कुंडली में, हर किसी की कुंडली में ये नंबर कहीं पर भी हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ 7 नंबर लिखा हो सकता है 8 नंबर लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर रैंडमली कुछ भी नंबर हो सकता है, परंतु ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से इन घरों के मालिक, जो राशियाँ पड़ती हैं, वो घर के मालिक यहाँ पर बली कंडीशन में होते हैं, उच्च की कंडीशन में होते हैं, और यहाँ पर अपना खुलकर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अब आइए देखते हैं कि किस घर में कौन से ग्रह किस घर में बली कंडीशन में होते हैं, और कौन से ग्रह किस घर में नीच की कंडीशन में होते हैं, मतलब डेबिलिएटेड। हमेशा ग्रह अपनी जिस राशि में उच्च का होता है उसके जस्ट 180 डिग्री में नीच का होता है। जैसे मान लीजिए ये मेष राशि, यहाँ पर सूर्य हमेशा मेष राशि में उच्च का होता है, पर अपने ठीक 180 डिग्री में, मतलब 7वें घर में सूर्य हमेशा नीच का होगा। यहाँ पर सूर्य नीच का माना जाएगा। कोई भी ग्रह, कोई भी प्लेनेट जिस राशि में उच्च का होता है, जस्ट अपोजिट अपने से 7वें घर में, मतलब 180 डिग्री पर हमेशा वो ग्रह नीच का होता है, और इसमें कुछ भी एक्सेप्शन की बात नहीं है, हमेशा 180 डिग्री पर वो ग्रह नीच का होता है। अब जैसे पहला है मंगल, पहली राशि का होता है मंगल। अब ये हमेशा मकर राशि में, मकर राशि में उच्च का होता है। अब इसके जस्ट सामने जो राशि पड़ती है, जस्ट 7वें नंबर की राशि, यहाँ पर हमेशा नीच का होगा, मतलब तुला में। वृषभ मतलब 2 नंबर की राशि, इसका मालिक शुक्र होता है। अब इसकी खुद की राशि क्या है? वृषभ है, और ये तुला राशि है, मतलब 7 नंबर की राशि। इसकी खुद की राशि है, जैसे मंगल की खुद की राशि मेष है, और मंगल की एक 8वें नंबर की राशि वृश्चिक है। खुद की राशि में तो स्वतंत्र अवस्था में कोई भी ग्रह खुद की राशि में बेसिकली अच्छा ही परिणाम देता है, परंतु किसी भी ग्रह की, किसी भी प्लेनेट की एक उच्च राशि भी होती है जिस पर वो हाई एफिशिएंसी में होता है, अपने खुलकर परिणाम देता है और बेटर से बेटर परिणाम देता है। पर किसी भी ग्रह की, किसी भी हाउस की, किसी भी प्लेनेट की एक नीच राशि भी होती है जहां पर वो चाह कर भी अपने अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। शुक्र के लिए अगर इसकी उच्च राशि मीन है, मतलब गुरु की एक राशि होती है मूल त्रिकोण राशि मीन अगर इसकी उच्च की राशि है, तो इसके जस्ट अपोजिट में जो राशि पड़ेगी, इसके जस्ट अपोजिट में जो राशि पड़ेगी, मतलब 180 डिग्री पर 7वें नंबर पर
सातवें घर में जो राशि पड़ेगी उस पर नीच का प्रभाव देगा, मतलब कन्या में हमेशा बैड रिजल्ट देगा, कभी अच्छे फल नहीं देगा। अब जैसे बुध की राशि 3 नंबर की है और 6 नंबर की है। ये इसकी खुद की राशि है, एक उसकी स्वयं की और एक उसकी मूल त्रिकोण राशि है। अब ये जिस राशि में उच्च का होगा उसके जस्ट अपोजिट नीच का होगा। कुछ इस प्रकार ही आप समझ सकते हैं, आपको बेसिक लेवल से बता दिए हम कि जिस राशि में कोई भी ग्रह अगर उच्च का होता है तो उसके जस्ट सामने वाली राशि में नीच का होता है। आपको एक एग्जाम्पल दें अगर, तो सूर्य एक लीडरशिप क्वालिटी का प्लेनेट है, सूर्य एक राजा प्रवृत्ति का प्लेनेट है और मंगल एक ऊर्जा है। मंगल एक ऊर्जा है और अगर इसे अच्छे से समझें तो ये सेनापति है, एक राजा है और एक सेनापति है। तो सूर्य उसकी राशि में क्यों हुआ उच्च का? सूर्य उसकी राशि में इसलिए उच्च का हुआ क्योंकि राजा अपने सेनापति के साथ ही सबसे ज़्यादा सेफ फील करता है, सबसे ज़्यादा अच्छा फील करता है। और सूर्य का अगर मित्र देखें, बृहस्पति मतलब गुरु और मंगल, ये सूर्य के काफी बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं, अच्छे मित्र माने जाते हैं। ठीक ऐसा ही एक जो सबसे बड़ा एक्सेप्शन माना जाता है, राहु और केतु। इनकी स्वयं की राशि तो नहीं है, किसी ने भी आज तक इस पर किसी ने आज तक संबोधित नहीं किया कि राहु की कौन सी राशि है और केतु की कौन सी राशि है। हालांकि इनका जो नेचर है वो नेचर जिन ग्रहों के साथ ठीक बैठता है वहां पर उच्च का परिणाम देते हैं। जिस राशि पर इनका नेचर इनके अनुकूलता से बैठता है उन 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 राशियों में उन ग्रहों के साथ काफी अच्छे परिणाम देखे गए हैं। जैसे वृषभ, ये शुक्र की राशि है, इसका थोड़ा बहुत राहु से कनेक्शन बैठता है, इसीलिए राहु हमेशा वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है। थोड़ा सा इसका जो नेचर है वो आमतौर पर हमने समझा कि राहु जो कि वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति है। इस कंसेप्शन में बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी है कि राहु किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है। ज़्यादातर ऋषि मुनियों का मतांतर ये था कि जिस ग्रहों के मेल इस राहु से मेल खाते हैं, जिस ग्रहों के थोड़ा बहुत उसके नेचर जो कि समान रूप से पाए जाते हैं, उनके साथ अच्छा फल देता गया है। और जिन ग्रहों के साथ इनके मेल सही से नहीं खाते हैं, जो कि जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये काफ़ी जैसे सूर्य फायरी प्लेनेट है। अब राहु का और सूर्य का कॉम्बिनेशन वैसे भी कभी नहीं बन सकता। और जैसे कि अगर पौराणिक कथाओं में जाएं हम, तो जो समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था, उस अमृत पर सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि जो पड़ी थी, जो कि अमृत का एक पॉट, राहु नाम का, राहु केतु सब एक ही थे, वो उनको एक का गला काटा गया, तो फिर जो ऊपर का हिस्सा था, जो सिर वाला भाग था, वो राहु बना और जो नीचे वाला भाग था वो केतु बना। अब यहाँ पर क्या है कि जिन्होंने देखा था कि ये अमृत की चोरी कर रहे हैं, ये देवताओं का भेष रख के अमृत पीने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर इनका झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में हुआ। फिर
क्या है कि राहु जो कि बाद में पकड़े जाने पर सूर्य और चंद्रमा से बोला कि हम तुमको ग्रहण लगा सकते हैं। अब उसके बाद इन दोनों की सूर्य की और चंद्रमा की सदैव से दुश्मनी रहती है राहु केतु से। अब राहु हमेशा सूर्य को ग्रहण लगा सकता है, कभी भी अगर इनका कॉम्बिनेशन बनता है आपस में या कंजंक्शन में आते हैं तो साफ साफ हम बोल सकते हैं कि ये ग्रहण योग है। जैसे अगर 4th हाउस में मान लीजिए ये 2 नंबर की राशि है, यहाँ पर होगी 1 नंबर की, यहाँ 12 नंबर की और यहाँ पर 12 1 2 यहाँ पर 11 नंबर की, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कुंभ लग्न की कुंडली है। इसके रूलिंग प्लैनेट होते हैं वो शनि होते हैं, ठीक है। अब जो कि पहले ही कंडीशन में राहु यहाँ पर अकारक कंडीशन में है और सूर्य भी यहाँ पर अकारक कंडीशन में है, क्योंकि शनि के जो भी मित्र हैं वो कारक की स्थिति में आएंगे। अब सूर्य शनि का बिल्कुल भी मित्र नहीं है, राहु भी शनि का मित्र नहीं है, केतु भी शनि का मित्र नहीं है। कुछ कथनों में केतु और शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर ऋषि मुनियों जो क्लासिकल बुक्स हैं उन पर बताया गया है कि केतु और शनि का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो मटेरियल लाइफ है, जो व्यक्तियों की एक मटीरियलिस्टिक लाइफ होती है, लग्जूरियस लाइफ होती है, वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ये कॉम्बिनेशन संन्यास की ओर भी ढकेलता है और यहाँ पर वैसे भी अकारक होता है कुंभ लग्न की कुंडली में। शनि यहाँ पर लग्न के स्वामी होते हैं और सूर्य यहाँ पर अकारक होते हैं, मंगल भी यहाँ पर अकारक होते हैं। अब अगर यहाँ देखें राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर जब भी सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली के 12 में से किसी भी घर में बनता है तो यहाँ पर सीधा बोला जाता है कि ये पितृदोष है। इतने बस से ये बोला नहीं जा सकता कि ये पितृदोष है, परंतु ये अवश्य ही ग्रहण योग है। मतलब जो भी जातक, जो भी पर्सन इस कॉम्बिनेशन को लेकर पैदा हुआ है तो ठीक ठीक ये बोला जा सकता है कि यहाँ पर सूर्य और राहु की कंजंक्शन होने पर ये ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। अब जितनी भी चीज़ें सूर्य के अंडर में आती हैं उनको ग्रहण लगाने वाला राहु हो गया। अब राहु की अगर डेफिनेशन समझें, राहु क्या है, राहु का नेचर क्या है, क्यों ये वृषभ राशि में उच्च का होता है, क्यों ये मिथुन राशि में उच्च का होता है। राहु का स्वाभाविक नेचर है किसी भी रिजल्ट को इमीडिएट रिजल्ट देना, किसी भी काम को इमीडिएट, बिल्कुल सडनली कोई भी इवेंट कराना, कोई भी प्रक्रिया को तुरंत उसको अप्लाई कराता है राहु। अब शुक्र का भी यही काम है, शुक्र भी किसी चीज को इमीडिएट, और बुध, इसे कुमार ग्रह भी बोलते हैं। अब ये जो 2 ग्रह हैं यहाँ पर राहु उच्च का इसलिए माना जाता है क्योंकि राहु के नेचर बुध से और शुक्र से बहुत हद तक मैच करते हैं, मेल खाते हैं। अब अगर देखें आगे,
राहु और केतु में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तो ये दैत्य प्रवृत्ति के प्लेनेट हैं और इनका कुछ पहले से प्री डिसाइड नहीं रहता कि कहाँ पर ये अच्छा फल देंगे, कहाँ पर बुरा फल देंगे। बस एक अनुमान के हिसाब से शुक्र की राशि में और बुध की राशि में ज़्यादातर इन्हें अच्छा फल देखा गया है। शुक्र की और बुध की राशि में हमने जाना कि राहु काफ़ी अच्छे फल देते गए हैं, क्योंकि राहु का नेचर हम आपको अब बता रहे हैं क्या है। राहु, पहली चीज इसका प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है। दूसरा, लगाव, मतलब जिस भी घर में अगर राहु होता है वहाँ पर देखा जाए तो व्यक्ति हमेशा उस घर से एक लगाव महसूस करता है। उस घर के अंडर में जितनी भी चीज़ें आती हैं उस घर से उसका हमेशा लगाव बना रहता है, आजीवन उसका लगाव उसी घर से रहता है। और जिस हाउस में वो बैठा है उस हाउस का जो भी काम रहता है वो काम हमेशा करता रहता है। उससे कितना भी पीछा छुड़ाए पर उससे पीछा नहीं छुड़ा पाता है, लगाव पैदा करता है। ये लगाव होने के बाद अलगाव भी पैदा करता है, वहां से संबंध विच्छेद कराने का भी काम करता है राहु। तीसरे पॉइंट में देखें, नशा और जितनी भी एडिक्शनल चीजें हैं, जितनी भी नशीली प्रवृत्ति की चीजें हैं, जितने भी नशे हैं, सब राहु के अंडर आते हैं। हालांकि मंगल के अंडर भी आते हैं और शनि के अंडर भी आते हैं, पर ऑल ओवर देखें तो उन्मादकता, अब तीसरी चीज देखें, चौथी चीज अगर देखें तो इसे बुराई और भलाई से कुछ लेना देना नहीं है। ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कुछ कुछ बातें केतु पर भी अप्लाई होती हैं, पर केतु हालांकि अगर देखें तो सबसे बुरे में भी काउंट कर सकते हैं केतु को और सबसे अच्छे में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि केतु जो है एक संन्यास का प्रतीक है, झंडा का प्रतीक है। ऊंचाई, मोक्ष, मोक्ष भी यही दिलाता है। अगर किसी को देखना है, जांचना है कि उसके लाइफ में मोक्ष का कुछ रिलेशन है कि नहीं है, तो उसका केतु देखा जाता है। अब राहु और केतु दोनों अगर सही तरीके से देखें तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, कभी भी एक साथ या फिर कभी 7वें नंबर से हटकर कहीं पर भी नहीं बैठ सकते, हमेशा वो भी 180 डिग्री पर
होते हैं। अपने से 7वें घर में अगर राहु है तो उसके जस्ट अपोजिट अपने से 7वें घर में केतु मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल दें अगर आपको, राहु अगर लग्न में है, पहला घर, ये पहला घर है, ये पहला हाउस है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री पर ये भी, यहाँ पर भी कंडीशन है कि केतु मिलेगा ही मिलेगा। हमेशा अपने से 7वें घर में केतु रहता ही है। अगर ये यहाँ पर है राहु तो यहाँ पर केतु मिलेगा। अगर यहाँ पर है तो हमेशा केतु यहाँ मिलेगा। यहाँ है तो यहाँ पर केतु मिलेगा। ये कंडीशनें अप्लाई होती हैं राहु और केतु में। अब राहु से भी बहुत सारे योग बनते हैं और बहुत सारे दुर्योग बनते हैं। हालांकि योग तो हमने अभी तक नहीं सुना कि कुछ योग बनते हैं। कुछ मटेरियल लाइफ के लिए कुछ पैमाने होते हैं नापने के लिए कि कुछ योगों में ये धन देने का काम करता है, परंतु एक अधार्मिक व्यक्ति भी जो राहु से इन्फ्लुएंस होता है जो व्यक्ति, वो एक सबसे बड़ा अधार्मिक भी बन सकता है। धर्म और अधर्म की समझ ना होना, समझ लीजिए कि किसी की कुंडली में ज़्यादातर राहु का इन्फ्लुएंस है। राहु का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि हम इसे आसानी से नहीं समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारी वीडियो अप्लाई होंगी, बहुत सारी वीडियो बनाई जाएंगी ताकि आप ठीक से राहु को समझ सकें। हालांकि अभी तक किसी ने पूरा नहीं समझा है राहु और केतु को, लेकिन जितना भी समझा है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, राहु अगर शुक्र के साथ है, राहु बुध के साथ है, एक सबसे बड़ी कंडीशन ये अप्लाई होती है, अगर इनका कॉम्बिनेशन है तो ठीक है। अगर इनका कॉम्बिनेशन नहीं भी है तो राहु जिस भी राशि में बैठता है, राहु जिस राशि में होता है ऐसा राशि के अनुसार फल देता है।